अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आप इन सभी चीजों के ऊपर कैसे क्या कदम उठा सकते? पॉलिटी, राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स। तो क्या कहना चाहोगे? क्या मन में क्या सवाल आ रहा है इंडियन पॉलिटी को सुन के? क्या सवाल आ रहे हैं? देश की आज़ादी की बात हो रही थी, अभी आपने बोल रहा था देश की आज़ादी ऐसे ऐसे, तो आपको क्या लगता है कि देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा रोल किसका था? भाई सबका ही था। कितने क्रांतिकारी थे, कितने सबका क्यों कह सकते हो? किसी एक का हो बताओ। जैसे अभी आपने बोला था ना कि सबका नहीं, एक ही हो सकता है। नहीं, देश और धर्म में से एक चूज करो, तो ऐसे आप बताओ ना, किसी में से एक चूज करो। जैसे कि भाई हमारे देश में 2 तरह के दल थे आजादी के टाइम पे। नहीं, शुरुआत कंडीशन होती है ना बंदे की कि एक मिनट चूज क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, नहीं ऐसे कई लोग थे। आप भगत सिंह का एग्जांपल ले लो भाई। भगत सिंह जो है वो सिख थे, ठीक है भाई। सिखो तो वो ज्यादा ही मानते, वो बाल वाल नहीं कुछ नहीं कटवा सकते। पर भाई भगत सिंह ने अपने लिए देश पहले सुना, अपने बाल वाल कटवाए थे जब सोनरस के गोली मारी थी। तो भाई देख यार, मैंने फिर अभी भी मना नहीं कर रहा कि धर्म को मत मानो, मैंने मानने से मना नहीं किया, पर देश को ऊपर रखो यार, क्योंकि देश ऊपर रहेगा तब जाके देश तरक्की करेगा ना। हाँ, तुम धर्म के ऊपर मानोगे तो देख पता है क्या, पहले तुम्हारा देश रहेगा तभी सुनो तो धर्म है। हाँ भाई, तुम धर्म को मानोगे ना कि आज तक आज जितने भी धर्म है सब में अंधभक्ति भरी पड़ी है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया मुसलमानों का, वो मुहर्रम का, उनकी बलि प्रथा का, और हमारी ये कावड़ यात्रा का, और ये काली माता को जो बलि चढ़ाई जाती है। वैसे एक चीज बताइए आप, जैसे आप बोल रहे हो कि देश पहले धर्म पहले, आपको पता है कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, हाँ वो धर्म के ऊपर ही हुआ था। हाँ धर्म के ऊपर। ये चीजें हमारे देश के लोग ही क्यों सोचते हैं कि भाई पहले देश को ऊपर रखें या धर्म के ऊपर? दिक्कत ये हुई ना भाई कि जो हमारे एक देश बना दिए धर्म के ऊपर, दूसरे देश में आप बात भी नहीं कर सकते। भाई अगर हम थोड़ा पीछे जाए, अपने पॉडकास्ट में थोड़ा पीछे जाए, तो मैंने कहा था कि भाई एजुकेशन सिस्टम ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। लोगों को समझ ही नहीं है भाई। तुम एक भाई आप एक बात देखो, जो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद थे, वो आजादी की लड़ाई का प्रचार कर रहे थे। ये चीज फिल्मों में भी देखोगे, और अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो उनके हैं वो भी देखोगे, उनमें सब में ये चीज का जिक्र है। भाई लोगों को ये नहीं पता भाई देश गुलाम था। अंग्रेजों ने हमें फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी गुलाम बनाया था। मेंटली नहीं, डॉक्यूमेंटली गुलाम बनाया था। ठीक है भाई, क्या कहते हैं, फिजिकल तो आजाद हो गए, मानसिक तौर पर आज भी उनके गुलाम है। पहनावे में देख सकते हैं हम सभी अपनी अपनी, मैं अपनी अपनी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज भी देख लो भाई 80 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज भी उन्हीं का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उन्हीं के बनाए कानून चल रहे हैं। हालांकि बदल गए थोड़े बहुत मोदी सरकार के आने के बाद, पर है अभी भी टाइम लगेगा बदलने में। सारी व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी ऐसी घटिया। तो देश की आजादी में किसी पर्टिकुलर किसी आजादी में अगर आजादी पर जाओ तो भाई शुरुआत 1857 से करें। 1857 में क्या था भाई, देखो सबको पता है उसके बारे में, पर वो फेल क्यों हुआ भाई? क्योंकि अपने कुछ लोग गद्दार थे। अब गद्दार से भाई यहाँ पे एक टॉपिक और आता है कि गद्दार नहीं थे। सुनो मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ गलत हो रहे हो। 1857 जो क्रांति थी, उसके असफल होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हरियाणा में विद्रोह हो रहा है, उधर पंजाब में हो रहा है। पहले हरियाणा पंजाब तो एक ही था, हरियाणा पंजाब तो एक ही था। पंजाब में विद्रोह हो रहा है, उधर यूपी में विद्रोह हो रहा है, उधर महाराष्ट्र में विद्रोह हो रहा है। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हो रहा है। कोई एक डोर बांधने वाला नहीं था उनको। ज्यादा मैंने पढ़ा 1857 में पंजाब की तरफ से विद्रोह बहुत कम हुआ था पहली बात तो, क्योंकि वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो लीडर था ना 1857 क्रांति का, वो था बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों ने ऐसे मैनिपुलेट करा कि भाई मुगलों ने तो तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म करे, ये वो लीडर तुम्हारा एक मुगल है, ये कह के काफी मैनिपुलेट किया। हाँ, और ये बात भाई अगर हम 1857 से हटके जो आपने अभी बात की ना कि सभी अलग अलग कोशिश कर रहे थे, यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से देश 90 साल लग गए भाई 1857 की। आप दो चीजें कह सकते हो कि हाँ दो चीजें थी फेल होने की। पहली बात तो देखो भाई, कई गद्दार थे जिन्होंने, मतलब झांसी की रानी का एग्जांपल हूं तो झांसी की रानी की मौत का कारण सबको पता है, कैसे शहीद हुए थे, खुद के लोग गद्दारी कर गए थे। और अगर थोड़ा पीछे जाए, और भी पीछे जाए, मराठा साम्राज्य में आए, राजपूत के उसमें आए, राजपुताना में, गद्दार सबसे पहले विभीषण का नाम तो आता ही है। नहीं वो तो काफी साल पुरानी बात होगी। नहीं मैं मॉडर्न एरा की बात कर रहा हूं। नाम तो आता ही है। हाँ, वो तो ऐसा बंदा है जिसको मतलब राम के सपोर्टर भी गाली बकते हैं, रावण के तो बकते हैं। अब तो एक नया ट्रेंड और चल रहा है। कौन सा? जय रावण की, बोल रावण की। अरे छोड़ भाई, उसका तो कभी और टॉपिक बात करेंगे। तो भाई क्या कहते हैं, अगर हम बात करें तो 1857 की जब विद्रोह फेल हो गया, तो उसके बाद 50-60 साल बाद वो आया नरम दल और गरम दल का दौर आया, विभाजन हो गया। नहीं विभाजन नहीं, गरम दल नरम दल गरम दल दो पार्टों में। हाँ, 2 पार्ट आए।
हालांकि हम मेन बात करेंगे 1925 वाले की, हालांकि उससे पहले भी था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ये वगैरह थे, पर 1925 वाले की बात करते हैं। उसमें क्या था यार, नरम दल में तो थे गांधी नेहरू जैसे नेता, ठीक है। अब जो गरम दल था उसमें थे भगत सिंह जैसे और चंद्रशेखर आजाद जैसे और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे, ठीक है भाई। जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी थे, इनको भाई उस जमाने में आतंकवादी और गैर जिम्मेदार नौजवानों को अटैक दिया हुआ था अंग्रेजों ने, और हमारे देश के लोग भी ने वही समझते थे। मतलब यार थोड़ा दुख होता है कि मतलब भाई आप जिनके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा रहे हो वो लोग आपको गलत समझे। और जो उस टाइम पे यूके का पीएम था एटली, और जो उससे पहले पीएम था चर्चिल, उसने एटली से कहा कि तुम लोग ऐसे लोगों को सत्ता दो, ये तब की बात है जब आजाद होने वाला था, ऑफिशियली है ये, ठीक है, देश आजाद होने वाला था, कि तुम लोग ऐसे लोगों को सत्ता दो जो आत्मा से अंग्रेज हो, शक्ल से बेशक हिंदुस्तानी हो पर अंदर से अंग्रेज होने चाहिए। तो भाई एटली ने कहा भाई फिर ठीक है आप ही बता दो ऐसे कौन से लोग हैं। तो भाई एटली ने एक लाइन में कहा भाई जिनकी पढ़ाई यूके में हुई है वो सब आत्मा से। अब भाई जब देश आजाद हुआ तो जो नेहरू जी है उन्होंने चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ठीक है भाई, बढ़ाया, पर भाई जब अमेरिका ने अनऑफिशियली, ठीक है, यूएनएससी की सीट इंडिया को देने की बात की भाई, तब भी नेहरू जी ने कहा कि भाई इसे चाइना को दे दो। हालांकि ये अनऑफिशियल है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पर कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं। तो वक्त आता है 1975 यानी राहुल गांधी जी की दादी जी का। उन्होंने क्या किया भाई, इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी, ये कह के कि भाई मेरी सरकार गिर सकती है। तो 1975 की जो इमरजेंसी लगी थी उसके बारे में कुछ बता दीजिए, जब आप बता ही रहे हैं इंदिरा गांधी जी के बारे में। शॉर्ट में समझाता हूँ भाई। हुआ क्या था कि 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था राजनारायण के खिलाफ, तो ये जीत गई थी, लेकिन भाई फिर सामने आया कि इन्होंने कुछ घपला किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दी कि इनका जो इलेक्शन है वो रद्द कर दिया गया, और फिर इन्होंने ऐसा देखते हुए इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी और पूरा ऑपोजिशन और जजेस को जेल में डाल दिया, और सारी जो प्रेस पे कंट्रोल ले लिया। चलो जब बात हो रही है थोड़ा अभी प्रेजेंट की बात करते हैं। अभी आपने देखा कि पहलगाम में अटैक हुआ। हाँ हुआ, उसमें निर्दोष लोग मारे गए। टूरिज्म को कहीं ना कहीं टारगेट बनाया गया था जम्मू में। अब उसके बाद क्या है कि आपने इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सिंदूर ने जो पाकिस्तान के ISI TRF जैसे जो ग्रुप बनाए हुए हैं, द रिपब्लिक फ्रंट जैसे जो ग्रुप हैं आतंकवादी संगठन के, वो डिस्टॉर्ब करे। तो इसके बाद क्या था कि लोगों की अंदर से आवाज आने लगी कि भाई अब की बार तो पाकिस्तान ले लेना था, पाकिस्तान के टुकड़े कर देने थे, जम्मू ले लेना था अपने हाथ में। क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों की, मतलब क्या आइडियोलॉजी थी मतलब लोगों की? मतलब भाई लोग कह रहे थे कि भाई अगर इंदिरा गांधी होती ना इस टाइम तो जम्मू अपने पास होता, जैसे बांग्लादेश बना दिया था, और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ देते। मतलब क्या पीछे क्या राय थी? देखो भाई, जो यहाँ पे हमें उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। पहले जो देश विरोधी ताकतें होती हैं, तो कश्मीर से शुरू करें। कश्मीर से शुरू करो। कश्मीर से शुरू करते हैं। मिलिटेंसी का हमारा स्वर्ग है। मिलिटेंसी का जब दौर आया वहां पे, तो क्या था, जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार वापसी करती है, ठीक है, तो पाकिस्तान की पहले से जली पड़ी थी कि जब कश्मीर को हमारे में मिला दिया गया था तब से पाकिस्तान जला पड़ा था। तो उन्होंने क्या किया, यूथ को ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया और जिहाद के नाम पे बंदूक पकड़ा दी, और फिर उसके बाद जो हुआ वो सबको पता है भाई। और इस चीज को इंडियन पॉलिटिक्स ने भी काफी हवा दी। अब ये देखो ना भाई, जो देश 1971 में पाकिस्तान ने 2 टुकड़े कर चुका हो, क्या वो अपनी देश में उठ रही न विरोधी ताकतों को नहीं दबा सकता था? अपने फायदे के लिए इसको यूज किया गया। और दूसरा यहाँ पे इंदिरा गांधी का ही है, इंदिरा गांधी का सबसे लाडला बेटा संजय गांधी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पंजाब में अकालियों के खिलाफ एक बंदे को खड़ा किया, जर्नैल सिंह भिंडरनवाला को। फिर वो उन्हीं के लिए दिक्कत बन गया। जो मिलिटेंसी का वहां पे भी दौर आ गया, क्या कहते हैं, खालिस्तानी ये मांग उठने लगी। आज के टाइम में, आज के टाइम तक भी है वो। हाँ, आज के टाइम में तो चरम सीमा पे खालिस्तान अलग बना। और 1980 के दौर में तो इतने चरम सीमा पे था कि भाई देश की प्रधानमंत्री तक को गोली मार दी गई थी। इतना खतरनाक जो है वो वहाँ पे हुआ था सिस्टम। ये तो उसके बाद भाई थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में जाए तो वहाँ पे नागा मूवमेंट चलता है। नागालैंड कहता है कि भाई मुझे एक अलग देश डिक्लेयर कर दो, और क्या कहते हैं, असम के कुछ रीजन्स है और अरुणाचल प्रदेश के कुछ रीजन्स है, कि मतलब भाई ये सारे मिलके एक देश बन जाए। मतलब आप समझे नहीं मैं क्वेश्चन क्या कर रहा था? मैं पूछ रहा था आपसे, तो मैं कह रहा था आपसे 1971 टाइम की इंदिरा गांधी और 2025 में नरेंद्र मोदी, अगर आज के टाइम इंदिरा गांधी होती तो क्या जो लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर
नहीं हो जो सकता, नहीं हो अनऑक्युपाइड सकता। पीओके है वो हम ले सकते थे। भाई इंदिरा गांधी से कोई मतलब, इंदिरा गांधी तो मर गई, पर इन कांग्रेसी से कोई ये पूछने वाला हो कि अगर आयरन लेडी साहिबा 93,000 सोल्जर से सरेंडर करवा सकती थी, तो हमारे जो 50 पायलट वहां पे पाकिस्तान में फंसे थे, क्या वो वापस नहीं ला 50 नहीं 90,000 सैनिक थे। 90,000 सैनिक को वापस नहीं ले पाए थे, फिर लेकिन आज तक उनका कोई रिकॉर्ड पता नहीं, मैंने तो 53 सुना था कुछ, 53 पायलट्स आज भी वहां पे कैद है। 90,000 का तो मुझे नहीं पता। मैंने 90,000 पढ़ा था कुछ कहीं। भाई पता नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। अलग-अलग बाकी पोर्टल्स 53 हैं, हाँ। अलग अलग, हाँ, लेकिन 53 वाला तो कंफर्म है, 90,000 वाला कंफर्म नहीं है। होता तो यार पता होता, पर बाकी हम जैसे कि देश विरोधी ताकतों पे बात कर ही रहे थे, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाई, और वहां पे नक्सलवादियों का नाम ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। नक्सलवादियों की शुरुआत होती है भाई 1967 से, जहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो किसान मजदूर हुआ करते थे वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, लेकिन नेता क्या कर रहे थे, पुलिस वालों को खुली छूट दे रखी थी कि तुम जाओ इनको मारो। तब कुछ वहां पे ऐसे नेता थे जिन्होंने माओस्ट आइडियोलॉजी का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया। सुनने में बहुत सही लगता है कि स्टेटलेस सोसाइटी होएगी, जो है ये सरकार का कंट्रोल नहीं होएगा, मतलब लोग ही कंट्रोल करेंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर दिक्कत यहाँ पे ये आ गई कि इन्होंने आम लोग मारने शुरू कर दिए भाई, और ये मेरी नजर में फिर आतंकवादी हैं। भाई तुम आम आदमी को क्यों मार रहे हो भाई, ये बात है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। और भाई देखो, ये जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, ये इनमें जो मेंबर्स हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, सब हमारे देश के हैं। चाहे पंजाब हो, कश्मीर हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट की स्टेटें हो, भाई सब जगह बेशक कहानी अलग अलग है, पर एक चीज कॉमन है, वो है सिस्टम फेलियर। जब सिस्टम ऐसे लोगों को इग्नोर करता है ना, उनकी दिक्कतों को नहीं सुनता, तो लोग ऐसे ही विरोध करते हैं और इनका ब्रेन वॉश कर देते हैं ये विदेशी ताकतें, चाइना की और ये पाकिस्तान की ISI, फॉरेन फंडिंग NGOs, ये सब इनका ब्रेन वॉश करके इनसे अपने अपने काम निकलवाते हैं, और फिर बाद में आपस में हमारी फोर्सेस की और इनकी आपस में लड़ाइयाँ मचती हैं, तो वहां पे कितनी लाशें गिरती है और हमारे कितने सारे सोल्जर्स जो है शहीद होते हैं। चलो लास्ट पॉइंट पे आते हैं भाई। आज हमने इस पॉडकास्ट में सिस्टम की बात करी, सिविक सेंस की बात करी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, यूथ की बात करी, देश विरोधी ताकतों की बात करी, और हमने बात करी इंडियन पॉलिटी की। अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आप इन सभी चीजों के ऊपर कैसे क्या कदम उठा? तो भाई अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं बेसिकली 3 काम करता। पहली बात तो भाई, मैं पहले 1 साल में डेमोक्रेसी जो है वो सस्पेंड कर देता। क्या हुआ, शौक वोक लग गया क्या? डेमोक्रेसी शौक? डेमोक्रेसी को सस्पेंड कैसे कर देते यार? डेमोक्रेसी हटा देता थोड़े दिनों के लिए, मतलब इमरजेंसी लगा देते। हाँ मान सकते हो, इसकी भी एक वजह है। अब जैसे कि हमने देश विरोधी ताकतों के ऊपर बात करी, भाई लोकतंत्र में तो को भी अपने बात रखने का हक है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है भाई। आतंकवादी की भी हियरिंग होती है कोर्ट में, ठीक है, कि भाई तूने लोगों को मारा, यू आर गिल्टी नॉट गिल्टी। हाँ तो भाई डेमोक्रेसी जब भी तो दिक्कत मारती है। सुभाष चंद्र बोस का भी यही कहना था कि मैं शुरुआती कुछ सालों में डेमोक्रेसी नहीं चाहता, क्योंकि उस वक्त भी देश में ऐसे कई देश विरोधी ताकतें थी और आज भी हैं। आज हैं जिन्हें अभी हमने बात करी, कश्मीर के मिलिटेंट्स का, पंजाब के खालिस्तानी, नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स, नक्सलवादी, माओवादी, ये वगैरह वगैरह। तो इन सबको भाई खत्म करने के लिए या तो इनके पास 2 ऑप्शन रहेंगे मेरी तरफ से, या तो भाई तुम सुधर जाओ, एजुकेशन से तुम अवेयर हो जाओ, ठीक है, सुधर जाओ अपना, वरना तो भाई फिर कचरा है मेरे लिए देश का, साफ कर देंगे, खुली छोड़ दूंगा मिलिट्री को। दूसरा है भाई, एजुकेशन सिस्टम को सही करूंगा, अंग्रेजों वाला हटाऊंगा। पहली बात तो आज जहाँ 4वीं 5वीं क्लास में बच्चों को ये कौवे वाली स्टोरी सुनाई जाती है कि भाई कौवा प्यासा है, पत्थर डाल के पानी पी रहा है, इसकी जगह उन्हें AI और टेक्नोलॉजी सिखवाता कि AI कैसे यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी क्या है, ताकि आगे चल के बच्चे साइंटिस्ट बने। दूसरा है भाई, 6th क्लास में उन्हें उनकी फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है, राइट्स है, उन्हें उसके बारे में हालांकि पढ़ाते हैं, पर उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए ताकि वो ड्यूटीज़ को भी फॉलो करें, अपनी राइट्स को तो करते हैं पर ड्यूटीज़ को भी करें। और अगला है 8th क्लास में उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में मतलब नॉलेज दी जाएगी, ताकि आगे चल के पैसे वैसे में कोई दिक्कत ना आए उन्हें। और 11th 12th तक जो है साइंस वगैरह, मैथ वगैरह कंपलसरी, ये कंपलसरी रहेगी ताकि बच्चे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो सही से यूज़ कर पाएँ और आगे चल के अपने फ्यूचर को अच्छा बना पाए, ठीक है। इसके हिसाब से और इसके अलावा भाई हर एक बंदे को मेरे राज में क्या कहते हैं, सेम अर्निंग पोटेंशियल दिए जाएंगे, चाहे फिर वो किसी
गरीब का बेटा हो, चाहे फिर वो किसी प्लम्बर का बेटा हो या फिर अंबानी का बेटा हो। सेम अर्निंग मतलब सेम, मतलब अर्निंग के सेम पोटेंशियल दिए जाएंगे, मतलब हर किसी को क्या कहते हैं, अवसर दिए जाएंगे। अवसर दिए जाएंगे। अच्छा, अवसर मतलब एक टायर पंचर लगा रहा है, एक इंजीनियर है, हाँ। उन दोनों को सेम सैलरी कैसे हो जाएगी यार? सैलरी नहीं कह रहा मैं, तो उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने का इक्वल मौका दिया जाएगा। अच्छा, एक मौका दिया हाँ, जाएगा टायर पंचर वाले को। हाँ, और ये होता नहीं है कि गरीब का बच्चे को अच्छी बेकार एजुकेशन मिलती है और अमीर के इतनी बढ़िया एजुकेशन ले जाता है। मेरे राज्य में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन रहेगी, जैसे ये चाइना वगैरह, यूएसएसआर, रशिया वगैरह में, और ये बाकी कई देशों में होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन रहती है उसमें? हाँ, जैसे चाइना में, रशिया में, और एक देश है क्यूबा, वहाँ पे भी है। बाकी एक कैपिटलिस्ट जो देश है जैसे अमेरिका हो गया, यहाँ पे है पर महंगी एजुकेशन यहाँ पे। अच्छा, पर वहाँ के पढ़ लेते हैं। अच्छा। अब तीसरा सबसे मेन, अब यहाँ पे भाई लोग सोचेंगे कि भाई ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं की। बिल्कुल। अरे भाई, बच्चों को साइंटिस्ट बच्चों को चौथी पांचवी क्लास में क्यों पढ़ा रहा हूँ? टेक्नोलॉजी इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ ना। अब है भाई सबसे मेन जो मेरा काम रहेगा वो रहेगा राइट टू रिकॉल लाना। राइट टू रिकॉल ये है भाई, बेसिकली जब ये देश का सारा कचरा साफ हो जाएगा तो फिर इलेक्शन किए जाएंगे, तो लेकिन इसमें ना क्या होता है, लोग जब वोट देंगे तो उन्हें वोट वापसी का भी अधिकार होगा, समझे? जैसे कोई नेता है, वो अपने वादे करता है कि भाई तुम्हारे लिए मैं ये करूंगा, लेकिन वो अगर नहीं कर पाता ना पहले साल में, तो एक कमेटी बैठेगी, ठीक है, लोग वोट करेंगे, और अगर मेजोरिटी में वोट रहे तो उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, चाहे फिर उसके 5 साल पूरे हुए हो या ना हुए हो। इससे क्या होएगा कि नेताओं को हर वक्त डर लगा रहेगा कि अगर भाई हमने काम नहीं किया तो हमारा जो है तख्ता पलट हो जाएगा। ये आपका ऐसा कुछ लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसा? हाँ, अब अगर मैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात करूँ ना भाई, तो वन नेशन वन इलेक्शन में ना एक चीज मैंने देखी भाई, बहुत बढ़िया पॉलिसी है, जो भी है ये बहुत बढ़िया चीज है। पर भाई कांग्रेस की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां थी जो इसका विरोध कर रही थी। अब मेरे तो यार समझ में नहीं आया विरोध क्यों कर रही थी। जब देख भाई, हर बार इलेक्शन लड़ने में टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है, ठीक है, टाइम तो खैर क्या, और पैसा वेस्ट होता है, पैसा हद से ज्यादा वेस्ट होता है भाई। और ऊपर से जो पॉलिसीज होती हैं वो भी डिले पे डिले होती रहती हैं। हाँ जी। जैसे देख ले भाई, सीए लागू होने में कितना टाइम लगा। आर्टिकल 370 और एनआरसी के बाद भाई दंगे हो गए थे। अरे आर्टिकल 370 हटने में कितने साल लगा दिए, बताओ। आर्टिकल कितने ऐसी पॉलिसीज हैं जो मतलब इतना टाइम ले लेती हैं आने में। क्यों भाई, ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो भाई तीसरा काम मेरा होता है वो होता है जूरी कोर्ट का। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें जज के साथ कुछ आम नागरिक भी बना फैसला सुनाते हैं, कुछ 12 के करीब होते हैं। इससे क्या होएगा भाई, जो करप्टेड जज है उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, ठीक है, फैसले जो हैं वो ढंग से आएंगे, और 20-20 साल पुराने केस कुछ महीनों में सॉल्व हो जाएंगे। और आपका चौथा काम ये है कि भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। मतलब ये देश का कचरा जो मिलिटेंट्स इनका ये साफ करने के बाद डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। इसमें हर गली मोहल्ले में पीपल गवर्नेंस बोर्ड बनाए जाएंगे, आम जनता गवर्नेंस बोर्ड, जिसमें पब्लिक ही डिसाइड करेगी कि उन्हें क्या पॉलिसी चाहिए और क्या उन्हें प्रोजेक्ट वगैरह चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री का काम सिर्फ इतना रहेगा कि वो ये देखेगा कि सारा कुछ जो चीज़ है वो सिस्टम में सब कुछ जो चीज़ें हैं वो अच्छे से चल रही हैं कि नहीं। थोड़ा बहुत कंट्रोल रहेगा ताकि ये देश विरोधी ताकतें या कुछ गलत लोग इन्हें मैनिपुलेट ना कर पाए। भाई आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोच काफ़ी अच्छी है, और आपके बातों को सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, अपने लिए अगर कभी किसी चीज़ की राय की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भाई से ज़रूर राय लूँगा। अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो भाई आप होम मिनिस्टर होंगे। नहीं, मुझे मतलब पॉलिटिशियन से दूर रहना, पॉलिटिक्स से दूर रहना। चलो भाई, वो आपकी मर्जी। अब जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि देश बदलने के लिए नेता की नहीं, नियत की ज़रूरत होती है। और अगर नियत ईमानदार हो तो एक आम आदमी भी क्रांति ला सकता है, और सीना तान कर गलत को इतिहास आपको बागी कह सकता है, गुलाम नहीं। जय हिंद।